सबको मालूम है कि आज के इस वेबिनार का मेन मोटिव PMUSPY यानी कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना और CUET से रिलेटेड है। मैं ज़हीर अब्बास एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑल करगिल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज दो सीनियर मेंटोर। सबसे पहले मिस्टर निसार हुसैन भट्टी, मोस्ट सीनियर मेंटोर PM-SSS, जिनको 4 साल का एक्सपीरियंस है। और हमारे सेकंड मेंटोर मिस्टर हामिद अली कर्रारी, जो कि हमारे CUET एंड PM-SSS का मेंटोर है आज के दिन के लिए। आज का इस वेबिनार में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो अभी इस साल अपीयर हो रहे हैं या होना चाहते हैं CUET और PM-SSS के थ्रू, उन उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश करता हूं कि वेबिनार के दौरान कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें। आप के जितने भी क्वेश्चंस या क्वेरीज है ड्यूरिंग अरेज हुए हैं ड्यूरिंग ये वेबिनार, हम लास्ट में आप सबको चांस दिया जाएगा। चलिए बिना किसी देर के हम अपने स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं। सबसे पहले मैं मिस्टर हामिद अली कर्रारी को इनवाइट करता हूं कि वेबिनार का आगाज करें। वो आपको CUET के बारे में गाइड करेंगे। तो प्लीज मिस्टर हामिद अली कर्रारी। मिस्टर हामिद अली कर्रारी। कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा उनके कुछ, आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए। या अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं कानिसार हुसैन भट्टी को इनवाइट करता हूँ कि आप CUET के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको गाइड कीजिए प्लीज मिस्टर निसार हुसैन भट्टी। अस्सलाम वालेकुम जिले। एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट में मैं जो है मैं आपको जो PDF शेयर करने जा रहा हूँ। आप मुझे प्लीज 1 मिनट दीजिए टाइम। कानिसार ऑल गुड। हेलो हेलो ज़हीर भाई। जी अ,
कहानी सर को बोल देना, मैं खुद स्क्रीन हाँ, शेयर कर रहा हूँ, अगर स्टार्ट हो मेरे गया, से screen share होता है। स्टार्ट हो गया, कहानी सर स्टार्ट हो। कहानी सर साहब, अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है ना तो स्क्रीन शेयर में खुद करूंगा, ठीक है? एरिस एक्सप्लेन कर दो ना, या फिर आई जी विल गो विथ माय चलिए चलिए, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है, थैंक यू। जी चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ऑल कारगिल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन का बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ कि जिन्होंने मुझे टाइम दिया। सबसे पहले जो है हम इतना डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो है PM-SSS का अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ओवरऑल क्या होता है इसमें, किस तरह का डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों को चाहिए, या ये स्कीम क्या होता है, किस लिए होता है, किन बच्चों के लिए होता है, या कौन जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है कितना स्कॉलरशिप वगैरह मिलते हैं, इस पर हम थोड़ा बहुत डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले चीज़, आप सभी जानते हैं कि इसका पुराना नाम जो है PM-SSS था। अब जो है इसका नया नाम PMUSP करके जो है चेंज हो गया। तो ये स्कीम जो है 2011 में लॉन्च किया था। इससे अभी तक हमारे बहुत सारे बच्चे फ़ायदा ले चुके हैं और ले भी रहे हैं। ये स्कीम आफ्टर 12th, जिन बच्चों ने 12th पास किया हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आपका कॉमर्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, या आर्ट्स हो, तो इन सारे स्ट्रीम के बच्चे जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये स्कॉलरशिप ऐसी स्कॉलरशिप है जो बाकी स्कॉलरशिप से थोड़ा बहुत अलग है, क्योंकि बाकी स्कॉलरशिप में क्या है कि सिर्फ़ उसमें जो है आपका मेंटेनेंस फ़ीस का है, वो देते हैं, और जितना आप यहाँ से जो है देंगे, जो आपके नोडल ऑफ़िसर हो या बाकी जो भी आपके कॉलेज के हेड हो, उनके थ्रू अगर आप देंगे, उतना ही आपको यानी कॉलेज के फ़ी ही मिलेगी। इसमें इस स्कॉलरशिप के अंदर जो है आपको पर एनम यानी पर साल जो है आपको 1 लाख तक मिलते हैं, जिसमें आपके 50,000 जो है आपके अकाउंट में पर सेमेस्टर जो है 10,000 आते हैं। इस तरह से पूरे 2 सेमेस्टर को मिला के 1 लाख तक आप लोगों को जो है मिलता है। अब कौन बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं? इसमें वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनके 12th के मार्क्स जो है बहुत अच्छे हो। यानी क्योंकि अब कंपटीशन दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हर PM-SSS जो है अपना जो है अपनी 12th के मार्क्स के बेस पे इस स्कीम को बच्चों तक लाते हैं। तो जो बच्चे 70 प्लस, जिन बच्चों का 12th के अंदर मार्क्स है, वो बच्चे जो है आराम से इस स्कॉलरशिप को जो है अवेल कर सकते हैं। अब आपके ज़हन में एक सवाल होगा कि इसके लिए क्या हमें जो है एग्ज़ाम वग़ैरह देने पड़ते हैं? एग्ज़ाम वग़ैरह कुछ भी देना नहीं पड़ता है। अगर आपने 12th पास की है तो इसका यानी PM-SSS के डेट निकलते हैं लगभग अगस्त एंडिंग या मई से जो है इसका स्टार्ट होते हैं। तो अभी नहीं हुआ है, जब इसका डेट निकलेंगे तो हम जो है फिर से इंशाल्लाह इस पे जो है डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर आते हैं 3 डिग्रियाँ, जिसमें से आपका जर्नल, और जिसमें जर्नल के अंदर आपके BSc, MSc वगैरह जो है वो जर्नल कोर्स में आते हैं, ठीक है? दूसरा होगा आपका प्रोफ़ेशनल कोर्स, यानी आप नीट देंगे या आप जो है JEE के थ्रू जाएँगे, ये सारी चीज़ें होती हैं आपके प्रोफ़ेशनल डिग्री के अंदर। तीसरी चीज़ें होगी, आप मेडिकल उस फ़ील्ड में जाएँगे, नीट, BDS जो है MBBS वगैरह जो भी इसमें करेंगे। इसमें आपको एक फ़ायदा जो है मेडिकल वालों का है कि वो उनको 3 लाख तक यानी उनका स्कॉलरशिप देते हैं, और जो भी
जो है बीटेक वगैरह करते हैं उनको 1 लाख या 130 तक आपके कॉलेज फी होते हैं, वो देते हैं। ठीक है, अब जनरल वालों को सिर्फ 30,000 है इसमें, और हर साल पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख से 5,000 बच्चे जो है इसमें लेते हैं। ठीक है, 5,000 ओवरऑल 5,000 बच्चे हैं, जिसमें हमारी कैटेगरी के भी बच्चे आते हैं। ठीक है, और जिन स्टूडेंट का अच्छा 12th के अंदर मार्क्स हो, वो जो उनको जो है अपने हिसाब से ब्रांच मिलती है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स, मेन मोटो क्या होते हैं कि हमारे बच्चे जो है बहुत ही जो है बैकवर्ड फैमिली से हम लोग जो है बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी की वजह से या फाइनेंशियली वजह से। तो जो बच्चे चाहते हैं कि मैं अपना स्टडी को जो है फर्दर कंटिन्यू करूं, तो उन बच्चों के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद स्कीम है कि वो अब ये स्कीम सिर्फ जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों के लिए। अब वो बच्चे जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख से बाहर पढ़ना चाहते हैं, चाहे आपके चंडीगढ़ में हो, चाहे आपके दिल्ली में हो, मध्य प्रदेश या आपके यूपी वगैरह साइड से, या आपके उड़ीसा साइड से, ओवरऑल जितने भी इंडिया के जिस कोने में आप जाना चाहते हैं, वहाँ आपको इस स्कीम के थ्रू जो है कॉलेज मिलते हैं। ठीक है, और इन कॉलेज के जो है रैंकिंग भी बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, इस कॉलेज में ऐसे भी कॉलेज है, अब ये सारे कॉलेजेस जो है एआईसीटी के थ्रू आते हैं, एआईसीटी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जितने भी कॉलेज पीएम ट्रिपल एस के अंदर होगा, उस वो कॉलेज जो है ऑलरेडी यानी एआईसीटी से एफिलेटेड होगा, एआईसीटी के अंदर वो कॉलेज आएंगे। ठीक, इसमें जो है आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, जिस तरह जो है आपका कॉलेज फ़ी है, आपका जो है हॉस्टल फ़ी है वगैरह, या आपके बुक्स वगैरह, या आपके जितने भी, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आप क्लेम कर सकते हैं कि मैं इस स्पोर्ट्स में हूँ, इस फील्ड में हूँ, तो वो आराम से दे इवन दो कि आपका एग्ज़ामिनेशन फ़ी वगैरह भी जो है बिल्कुल फ्री होते हैं। अब हमारे बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं यार छोड़िए इन सारी चीज़ें, मुझे इनसे कुछ काम वगैरह नहीं है, फीस तो मैं खुद भरूँगा, ऐसा भी सोचते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। मगर जो है सिटी आपको सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ इसमें है, 2 तरह से आपका पेमेंट आते हैं, एक आते हैं आपके अकाउंट में, एक आते हैं कॉलेज के अकाउंट में। अब आपके अकाउंट में कौन से पैसे आएँगे, आपके अकाउंट में जो है हर महीने आपके 10,000 आपके अकाउंट में आएँगे। वो आपका जो है स्कॉलरशिप यानी एज़ अ स्कॉलरशिप वो जो है आपका माना जाएगा। ठीक है? दूसरी चीज़ है कि कॉलेज की फ़ी जो है अकाउंट में आते हैं। उ उससे आपको कुछ भी लेना-देना नहीं है। यानी वो आपके कॉलेज की फ़ी है। चाहे आपके क्या कहते हैं कॉलेज का फ़ी 70,000 हो, 80,000 हो, या कुछ भी हो, जो भी हो उससे आप कुछ ये लेना-देना नहीं है। मगर उनके पास पूरा डिटेल होता है। आपको कितना स्कॉलरशिप आया, किस बच्चे का अभी पेंडिंग है, किस बच्चे ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दिया, ये सारी चीज़ें। अब कौन बच्चे इसके अंदर एलिजिबल होगा? वो बच्चे एलिजिबल होगा जो जम्मू कश्मीर या लद्दाख से हो, ये बच्चे जो हैं एलिजिबल होंगे। ठीक, दूसरी चीज़ है वो बच्चे एलिजिबल होगा जिन्होंने अपना 12th जम्मू कश्मीर बोर्ड या सीबीएसई से जो है पास किया हो। ठीक है, अब इनमें आपको 2 चांसेस मिलते हैं। एक चांस आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी 2026 में जो है पास आउट हो गया हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, अब मैं तो ऑलरेडी एलिजिबल हूँ, या आप लोग माने आप लोग अभी अगर 26 में आपने अगर 12th पास किया, आप एलिजिबल हो। अब कुछ बच्चे होते हैं जो 23, 24, 25 इनमें जो है पास आउट होते हैं। उन बच्चों के लिए जो बच्चे 25 में पास है, यानी 25, 26 वाले पास वाले बच्चे एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, वो भर सकते हैं। अब जो उसके पीछे होंगे 23, 22
22 या 24 ये एलिजिबल नहीं होगा। यानी इसमें 2 चांस आपको मिलते हैं कि आपने जो है अगर दूसरी चीज़ इसमें ये है कि अगर आपने 25 के अंदर रजिस्ट्रेशन किया हो तो सबसे पहले आपको उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाना है, फिर उसके बाद आपको जो है नया अप्लाई करनी है, ठीक। तीसरे वो बच्चे जो डिप्लोमा पास होते हैं, यानी जो 10th के बाद कोर्स अलग से कोर्स वगैरह करते हैं, ठीक है। तो वो लोग जो है डिप्लोमा वाले बच्चे वो लोग भी जो है इसमें एलिजिबल होते हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक वगैरह जो है वो कहते हैं, ठीक। अब चौथे वो बच्चे एलिजिबल है जो लेटरल एंट्री में है, यानी उसने फर्स्ट ईयर पढ़ा है, अब वो डायरेक्ट ही सेकंड ईयर में जाना चाहते हैं, वो बच्चे भी इसके अंदर जो है यानी एलिजिबल होगा। अब फैमिली के जो है स्कॉलरशिप के लिए कुछ हद है, जैसे कि हम एनएसपी भरते हैं, उसमें आपको अप टू 2 लाख जो है आपका 2 लाख तक आपके पेरेंट्स का जो है इनकम होना चाहिए पर एनम। अब इसमें छूट है, इसमें जो है आपको 8 लाख तक भी जो है अगर आपके घर के इनकम जो है 8 लाख या 7 लाख 6 लाख भी होगा तब भी आप जो है इसमें एलिजिबल हो। तो इसके अंदर जो है इसमें आपके एज वगैरह ये सारे अपना क्राइटेरिया जो है फुलफिल करती है, ठीक है। अब देखें, अब जो मैंने पहले ही इसमें आप लोगों को बता दिया कि जो बच्चे 24-23 में जो है पास आउट है वो बच्चे जो है इसमें एलिजिबल नहीं होगा। अब हमारे टाइम पे क्या होता था या हमसे पहले क्या होता था, अगर जिन बच्चों का 60 या 65% होते थे उनको भी कॉलेज मिलते थे। अब जो है इतना कंपटीशन बढ़ गया कि अब हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे कर रहे हैं, सबके 80 85 90 जो है मार्क्स आ रहे हैं 12th में। जितना आपका 12th का मार्क्स हाई होगा उतना कंपटीशन ज़्यादा होगा, उतना जो है इसमें आप लोगों को कॉलेज भी अच्छे मिलेंगे और कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। अब 5000 बच्चे लेने हैं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों को मिला के लेना है। तो इसलिए जिन बच्चों ने अभी 12th में अच्छे नंबर से पास आउट किया है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब एक चीज़ नोट करके रखना कि अगर आप पीएम ट्रिपल एस के लिए भर रहे हैं तो आप जो है ये नहीं भर सकते हैं, यानी आप दूसरे स्कीम जो है आप ये नहीं कर सकते हैं। दूसरे स्कीम के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। जैसे कि आप एनएसपी भरेंगे या कोई और स्कॉलरशिप भरेगा तो उसके लिए आप जो है एलिजिबल नहीं हो। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ज़हन में रखें, ठीक है। दूसरी चीज़ें इसमें अब कौन एलिजिबल नहीं है, ठीक है। जो बच्चे एआईसीटी जिन बच्चों ने सबसे पहले तो वो बच्चे जो जेके बोस और सीबीएसई से पास आउट नहीं है वो बच्चे जो है अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ बच्चे हर साल हमें फ़ोन आते हैं, कहते हैं कि हमने चंडीगढ़ से पास किया है तो क्या हम एलिजिबल है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? आपका बोर्ड जो है जम्मू कश्मीर होना चाहिए जेके बोर्ड या सीबीएसई, ठीक है। तो आप जो है वहाँ से पास आउट अगर होगा तो आप एलिजिबल है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है ये है कि ये सारे स्कॉलरशिप जो है आपको एआईसीटी देती है, ठीक है। तो इसलिए ज़हन में रखना चाहिए कि जो कॉलेज आप चुन रहे हैं, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, क्या वो कॉलेज एआईसीटी एफिलिएटेड है या नहीं है? अगर आपको कॉलेज मिला तो अगर वो एआईसीटी से एफिलिएटेड नहीं है तो आप को चाहिए कि उन प्रिंसिपल का ये जो भी हेड है उनसे कहें कि पहले अपने कॉलेज को रजिस्टर करें, तब जाके आपको जो है स्कॉलरशिप मिलने का चांसेस है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं तो वो बच्चे जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से दोबारा वो चीज़ें नहीं। अब मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट्स का होते हैं। अभी से जो बच्चे अभी जाना चाहते हैं, जो बच्चे जिन्होंने अपना पूरी तैयारी करके रखा है कि हाँ मुझे अब मैंने 12th पास किया, अच्छा नंबर भी मुझे मिला, तो मेन चीज़ें अब तो देखो अब तो मेन चीज़ें अब तो ये है कि आपको हर
कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको कंपलसरी है CUT देना, ठीक है। अब चाहे आप जम्मू कश्मीर के अंदर ही क्यों ना देखें, चाहे खुद ही अपने लद्दाख के अंदर ही क्यों ना देखें, ठीक है। तो CUT जो है अब तो हर किसी के लिए कंपलसरी हुआ है। तो सबसे पहली मेन चीज़ CUT है, ठीक। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो CUT दे के उनको अच्छा कॉलेज मिलता है, वो चाहते हैं कि हम PMSSS के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने, तो उनको भी ये चीज़ें ज़हन में रखनी है, उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी उनको भी रजिस्ट्रेशन करके होना चाहिए। उन्होंने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो और वो कहेंगे कि हाँ, हम जो है PMSSS का स्कॉलरशिप हम लेना चाहते थे मगर हम जो है अभी एलिजिबल नहीं हुआ, तो वजह यही रहेगा कि आप सबसे पहले जब भी PMSSS का पोर्टल खुलते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं, आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन करके रखें, ठीक है। चाहे आपको जाना हो नहीं जाना हो, उससे वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर जाना भी होगा, अगर नहीं जाना भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर ये चीज़ें हैं कि उसमें जो है फर्दर प्रोसेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन करके रखा, तो आप बाकी फिर उसके बाद वेरिफ़िकेशन वगैरह सारी चीज़ें मिली और आपको कॉलेज मिलने मिलने वाला है, तो आप कहेंगे कि नहीं, अब मेरा ज़हन चेंज हो गया, अब मुझे NSP भरनी है, इस तरह फिर एलिजिबल नहीं रहेगा। सिर्फ़ आप जो है CUT आप अगर देंगे और आप चाहते हैं कि मैं एग्ज़ाम्पल मुझे CUT के थ्रू जामिया मिला या मुझे AMU मिला CUT के थ्रू, तो मैं चाहता हूँ कि अब जो भी कॉलेज फ़ी वगैरह है, ये सारी जो चीज़ें हैं, मैं AICTE से क्लेम करूँ। यानी इन PMSSS स्कॉलरशिप को भरकर जो है मैं क्लेम करूँ, तो आपको भी चाहिए कि जो है आप भी PMSSS को जो है रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करके रखिए, ठीक। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अभी से मैं कह के रखता हूँ कि अगर आपको PMSSS स्कॉलरशिप क्लेम करना है या भरना है, या आप चाहते हैं कि मैं बाहर जो है जम्मू कश्मीर के बाहर किसी भी स्टेट में पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ, तो अभी से सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। सबसे पहली मेन चीज़ आपका डोमिसाइल, अगर ये नहीं होगा तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। रजिस्ट्रेशन भी करें तब भी अगर उसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, तो तब भी जो है ये नहीं, चलो आपने अभी आपके पास फ़ोटो है, मतलब पूरा ये कंप्लीट नहीं है, फिर आपको इसके बाद डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद फिर वेरिफ़िकेशन होती है। हर अपने अलग-अलग अपने-अपने जगह पे वेरिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन होते हैं, तो उस टाइम पे आप एलिजिबल, फिर वहाँ से आपको रिजेक्ट कर देगा। इसलिए सबसे पहली चीज़ आपको अपना 12th मार्कशीट होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें साथ रखनी है। ये तो आपको हार्ड कॉपी हो, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी दोनों, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका मेन हम जो है अब UT अलग होने की वजह से हमें डोमिसाइल मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट ये रखना है, तैयार रखना है, ठीक। तीसरी चीज़ इसमें है फैमिली इनकम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके पास फैमिली इनकम नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं PMSSS को अप्लाई करूँ, तो नहीं होगा। तो ये आपका मेन चीज़ है। चौथी चीज़ आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट, ठीक है, ST, ये तो सबके पास है, और जिनके पास नहीं है वो अभी से बना लें, क्योंकि इसमें शायद मुझे लगता है कि टाइम लगते हैं ST को बनाने में। तो इस चीज़ को जो है सर्टिफ़िकेट को जो है आप बना के रखें। और फैमिली इनकम का इसमें जो है मसला ये है कि फैमिली इनकम आपको नया बना के होना चाहिए। किसी के पास पुराने होते हैं, ऑलरेडी बना के होते हैं, वो नहीं चलते हैं। विदिन 6 मंथ उसमें डेट होना चाहिए, तब वो वेरिफाइड होगा, ठीक है। चौथी चीज़ हमने डिस्कस की 10th का मार्कशीट, और 5वीं चीज़ इसमें है आपके फ़ोटो, यानी रिसेंट फ़ोटो जो है, अपडेटेड फ़ोटो जो अभी-अभी खींचा हो। ये कुछ पुराने फ़ोटो डाल देंगे, कुछ बहुत पुराने या कुछ अजीब-अजीब से फ़ोटो डाल देते हैं, वो सब फिर बाद में रिजेक्ट हो जाते हैं। इसलिए अभी से ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। यानी और साथ में घर वालों का, पेरेंट्स का फ़ोटो, ये सारी चीज़ें
आपको साथ होनी चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को अभी से तैयार रखना चाहिए, ठीक है। और इसमें चौथी चीज़ आपका आधार कार्ड, ठीक है, और आपके अपना बैंक पासबुक होना चाहिए, यानी जॉइंट नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए अपना बैंक कॉपी होना चाहिए, चाहे कोई भी ब्रांच हो, HDFC हो, SBI हो, JK बैंक हो, कोई भी हो, अपना होना चाहिए, ठीक है, अपना अकाउंट होना चाहिए, ठीक। और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है ये है कि आधार कार्ड और आपका बैंक पासवर्ड लिंक होना चाहिए आपस में, तब जाके आपके जो है अकाउंट में पैसे आते हैं। हमारे बच्चों के साथ इशू ये हुआ है, कुछ बच्चे, मैं खुद के साथ ये इशू हुआ था कि मैंने अपलोड किया था जो है जम्मू कश्मीर बैंक, या मैंने अपलोड किया था स्टेट बैंक जो है वहाँ पे अपलोड किया था ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। जब रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, कॉलेज वगैरह सब मिलके मुझे जब स्कॉलरशिप आना शुरू हुआ, वो मेरे JNK बैंक के अकाउंट में आया। तो फिर जब मैंने ये सारी चीज़ें पता किया तो उन्होंने कहा कि आपका JNK बैंक जो है वो एक्टिव है, स्टेट बैंक भी एक्टिव है, मगर इसमें इशू यहाँ पे आ रहा है कि आपके आधार कार्ड जो है वो JK बैंक के साथ लिंक है, इसकी वजह से जो है आपके उस JNK बैंक के अकाउंट में आपके स्कॉलरशिप वगैरह आ रहे हैं। तो हमारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हमारे स्कॉलरशिप नहीं आया, पोर्टल पे शो हो रहा है कि आ चुका है, तो हम क्या करें वगैरह। तो उस क्योंकि पोर्टल में थोड़ा बहुत अब लगता है टाइम अपडेट होने के लिए। तो उन बच्चों का भी यही इश्यू था कि किसी का कहीं 2-2 3-3 अकाउंट चल रहा था और उनमें से एक में चला गया। यानी उसमें इसलिए चला गया क्योंकि वो आधार कार्ड उस बैंक के साथ लिंक था। ये मेन चीज़ें होती हैं हमारे बच्चों में, ये मेन कन्फ्यूजन होती है। इसलिए अभी बहुत टाइम है आप लोगों के पास, आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें, ST वगैरह ये सारी चीज़ें आराम से तैयार रखें, क्योंकि आसानी होती है भरने में, ठीक है? और ख़ुद भी भर सकते हैं और हम भी आप लोगों के हेल्प करने के लिए तैयार हैं, ठीक है? तो कोई इसमें आप लोग कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कैफ़े पे जाते हैं, फिर वो कैफ़े वाले पता नहीं कौन से कुछ पासवर्ड वगैरह रखते हैं, तो ये सारी चीज़ों में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है? और मेन चीज़, जो बच्चे अभी रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हो रहे हैं, उनको अपने दिमाग में ये चीज़ें रखना है कि जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं खुद करें और दूसरों के साथ ये पासवर्ड वगैरह दूसरों के साथ पासवर्ड वगैरह शेयर ना करें। ये चीज़ें भी आप लोगों को अपने ज़हन में रखना है, ठीक है? तो अब देखो, इसमें अब 2 चीज़ें हैं। जो बच्चे BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, नर्सिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ, उन बच्चों को नीट कंपल्सरी है। पहले नहीं था, अब कंपल्सरी कर दिया। आपको नीट देना ही देना है, चाहे आप को नीट के थ्रू कॉलेज मिला हो या ना मिला हो, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर आपको नीट का स्कोर कार्ड जो है वहाँ पे शो करना है, ठीक है? जो बच्चे चाहते हैं कि मैं इस PMSSS स्कीम के थ्रू जो है BSc नर्सिंग वगैरह करना चाहता हूँ, तो उसको नीट बहुत ही कंपल्सरी है, ठीक। दूसरी चीज़, अब जो बच्चे जर्नल कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, जैसे कि BCA, MCA, MSc, BSc वगैरह, तो उनको भी ये चीज़ें ज़हन में रखना है कि वो CUT दें। CUT तो अब हर किसी के लिए कंपल्सरी हुआ है, सिर्फ़ 2 लोगों को छोड़कर, एक नीट वाले और JEE वाले, इनको छोड़कर बाकी सबों को नीट देना है, ठीक है? ये तो आप सबों को शायद मेरे हिसाब से पता होगा, ठीक? अब जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें थोड़ा बहुत बता के बस मेरा अपना टाइम जो है यहीं पे कंप्लीट कर देता हूँ, कंक्लूड कर दें, ठीक है? सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग वगैरह होगा, फिर उसका मेरिट लिस्ट आएगा, फिर उसके बाद उससे पहले आपका जो है फैसिलिटेशन सेंटर पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? फिर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, फिर चॉइस फिलिंग, ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर लास्ट में आपको जो है जॉइनिंग रिपोर्ट AICTE के थ्रू मिलेगा। अब ये जॉइनिंग रिपोर्ट लेके आप जिस कॉलेज में गए हैं, जो कॉलेज आपको मिला है, उनको बताना है हम PMSSS के थ्रू है, तो वहाँ हर कॉलेज में AICTE ने PMSSS का मेंटर रखा हुआ है। वो सारी चीज़ें जानते हैं, पहले से भी बच्चे होते हैं
और हमारे बच्चे जो है बहुत ही अच्छे हैं कि वो लोग एक दूसरे का जो है बहुत ही हेल्प करते हैं और हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। इसमें मेन चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें इसमें डिफ़िकल्टी आती है, जैसे कि प्रीफिक्स कोड वगैरह, ये आपके जो है मार्कशीट के नीचे लिख के होता है, ठीक। तो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन हम भी कोशिश करेंगे और हर साल हमारे स्टूडेंट यूनियन लोग जो है हेल्प करते हैं, ख़ासकर अक्सर जो है हमारे बच्चों को जो दिल्ली में जिन बच्चों का एडमिशन होता है उसमें अक्सर बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो होप उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से शॉर्ट टाइम पीरियड में आप लोगों को समझ आया होगा कि कौन बच्चे एलिजिबल है, क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं और कौन से जो है जी, मैंने जो है स्क्रीन जो है ऑफ कर लिया क्योंकि टाइम भी हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए जिन बच्चों का क्वेश्चन वगैरह रहते हैं, हम लास्ट में तैयार हैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है आगे अपने स्टडी को अच्छी तरह से जो है कंटिन्यू करेंगे और मेरी एक सलाह है, क्योंकि इन 4 सालों में मैंने जो चीज़ें देखी हमारे बच्चों में, ख़ासकर लद्दाख के बच्चे, चाहे लेह से हो, चाहे जो है वो कारगिल से हो, इनमें ये चीज़ें देखी कि स्कॉलरशिप जो मिलते हैं उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। जिस तरह गवर्नमेंट हमें एक अच्छे चीज़ के लिए पैसा दे रहे हैं तो उसी चीज़ में आप लोग सर्फ करें, ना कि दूसरी चीज़ों में। ये मेरी अपनी एज़ एन एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ एक भाई की हैसियत से। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आखिर में फिर से एक बार जो है ऑल कारगिल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली का बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ कि मुझ नाचीज़ को जो है इनवाइट किया। हर साल इनवाइट करते हैं, इस साल भी ये शरफ़ हासिल हुए कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे फिर से एक बार अपने एक्सपीरियंसेस वग़ैरह जो भी मुझसे हो सके वो शेयर करने में जो है आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ सभी मेंबर्स का, ख़ासकर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और बरादर अज़ीज़ हामिद अली करारी का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। हमेशा जो है ये यूनियन अपने लद्दाख के स्टूडेंट को मदद करने में बहुत ही आगे रहते हैं और उम्मीद भी करते हैं जिस तरह पिछला जो है मेंबर्स ने, पिछले एग्जीक्यूटिव ने हेल्प किया, ऑफलाइन, ऑनलाइन, जिस तरह भी हो सके काउंसलिंग किया। इस साल भी उम्मीद करते हैं कि जो नए मेंबर्स आए हैं, प्रेसिडेंट ज़हीर साहब या जो भी है, बाकी जनरल सेक्रेटरी फ़िज़ा साहिबा या बाकी मेंबर्स जो इस साल चुन के आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस साल भी ऑफ़लाइन या ऑनलाइन ऐसी काउंसलिंग होते रहे और हमारे बच्चे इन चीज़ों से जो है फ़ायदा उठाते रहें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बिल्कुल काका निसार, शुक्रिया निसार हुसैन भट्टी साहब। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता चल चुका होगा PMSSS के प्रोसेस के बारे में कि कैसे-कैसे हम PMSSS के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो आप सबको ये बताता चलूँ कि आप सबकी जितने भी क्वेरीज़ या क्वेश्चंस है वो आप सबको लास्ट में चांस दिया जाएगा। तो बिना वक्त गवाए मैं मिस्टर हामिद अली करारी को इनवाइट करता हूँ जो कि आपको CUET के प्रोसेस के बारे में गाइड करेंगे। तो प्लीज़ मिस्टर हामिद अली करारी। शुक्रिया ज़हीर भाई। एम आई ऑडिबल? मेरा आवाज़ आ रहा है क्लियर? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। ज़हीर भाई वॉइस क्लियर है राइट? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्क्रीन भी शेयर है? सही है सही है। ओके ओके, थैंक यू। सो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो इस मीटिंग में जितने भी लोग शामिल हैं सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ, पर्टिकुलरली ज़हीर भाई से, कि कुछ इनकन्वीनियंस आए थे इसलिए टाइम पे नहीं आ पा सका और कानी सर बल्ती साहब को पहले लेना हुआ। सो इंशाल्लाह क्योंकि हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम है नहीं तो मैं डायरेक्टली अपने
CUET की तरफ जाऊंगा। जाते जाते मैं ये भी अर्ज करूं कि फिर एक बार मैं ऑन द बिहाफ ऑफ सारी जितने भी न्यू कमर स्टूडेंट्स है दिल से ममनून और मशकूर हूँ ऑल करगिल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली के तमाम रेस्पेक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के, न्यूली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के, कि आप लोग हमेशा से हमारे करगिल के न्यू कमर स्टूडेंट्स के लिए, पूरी लद्दाख बोले या पूरी JNK के न्यू कमर स्टूडेंट्स के लिए ऐसे ही वेबिनार्स और ऐसे ही मीटिंग्स लेके आते हैं, सेमिनार्स लेके आते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे पूरी ओवरऑल सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए फ़ायदा होते हैं और यूथ्स कम से कम बैकलॉग हो जाए, कम से कम वो लोग लिटरेसी की तरफ आ जाए। इसकी ज़मीन में आप लोगों की बहुत बड़ा किरदार है, इसको मैं फिर एक बार सलाम पेश करता हूँ। तो इंशाल्लाह ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मेरे साथ इस वेबिनार में रेस्पेक्टेड सीनियर मोस्ट मेंबर मेंटर ऑफ ऑल लद्दाख PM स्टूडेंट यूनियन जनाब का निसार साहब भी शामिल था और उन्होंने अपनी बेहतरीन एक्सपीरियंस के हवाले से आप लोगों को PM के हवाले दिया। अब ये भी अर्ज करते चलूँ कि लैंग्वेज सही है ना, उर्दू ही इस्तेमाल करें, अगर स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है तो दूसरा लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग बोल दीजिएगा, ठीक है। और ये भी अर्ज करते चलूँ कि क्योंकि इस साल 2026-27 के लिए अभी तक PM का भी कैलेंडर नहीं आया है एडमिशन प्रोसेस के हवाले से, और इंशाल्लाह अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक तक आ जाएंगे या जून तक पक्का आ जाएंगे। और साथ ही साथ CUET जिसके बारे में मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, इसका भी बुलेटिन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अभी तक CUET का एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं हुई है, जो मई के 11 से ऑनवर्ड्स स्टार्ट होने जा रहे हैं। सो इंशाल्लाह इसके बाद वाली प्रोसीजर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और उसके हवाले से भी हम श्योर करेंगे कि ऑल करगिल लद्दाख स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली और भी वेबिनार्स लेके आएंगे। नाउ मैं अभी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग जाता हूँ। ओके, सो CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो सारे स्टूडेंट्स पार्टिकुलरली इंटरमीडिएट के बाद इस एग्ज़ाम को देना होता है, यानी क्लास 12 के एग्ज़ाम देने के बाद आप लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए से अलग अलग मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो हमारा होते हैं उनमें एडमिशन लेने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं। अब दिस इज व्हाट आप लोगों के लिए क्लास 12 का एग्ज़ाम, जिनके लिए चाहे क्लास 12 के एग्ज़ाम सही गया हो या जिनके लिए क्लास 12 का एग्ज़ाम सही नहीं गया हो, उनके लिए और एक अपॉर्चुनिटी है कि जिसकी वजह से आप लोग जिसके ज़रिए से दूसरी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सको। अब हमारा क्या होता है, क्लास 12 के बाद 3-4 साल पहले अगर हम जाए तो क्लास 12 के बाद से आप लोगों के पास 12 क्लास के मेरिट पे बेस पर ही मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता था। अब 4 साल हो चुके हैं, NTA ने CUET को लेके आए, जो हमारे बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी, दूसरा रास्ता खोलते हैं। अगर आप लोगों का PM सही नहीं गया हो तो आप लोगों का इस PM और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए और एक रास्ता मिल जाते हैं कि आप लोगों को इससे आगे वाले यानी क्लास 12 के बाद से आप लोगों का एकेडमिक जर्नी को एक्सीलेंट बनाने के लिए, एकेडमिक जर्नी को एक अच्छे से यूनिवर्सिटी के साथ टेकल करने के लिए आप लोगों के पास ये वाला टेस्ट आ जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को भी दूसरे यूनिवर्सिटीज की तरह, जैसे दूसरे टेस्ट, चाहे वो नीट हो, चाहे आपकी JEE हो, जिसको NTA टेकल करते हैं, इसी तरीके से आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को भी आपका NTA टेकल करते हैं।
आई एम रियली सॉरी, शायद मेरा स्क्रीन पे कुछ ग्लिच आ रहा है जिसकी वजह से मैं इसको चला नहीं पा रहा हूँ। जहीर भाई, एम आई शेयर टू यू? मैं आपको भेज देता हूँ, आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन को? जी 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 जी, आप ओके भेजिए। ओके, प्लीज हमारे जितने भी ऑडियंस है प्लीज थोड़ा सब्र रखिएगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। हाँ जी हामिद साहब, ओके शेयर हो रहा है क्या? ओके जहीर भाई, बस बस ध्यान रख, ठीक हो गया बस। उसके हिसाब से प्लीज मेरे कहने के अकॉर्डिंग उसको ओके ओके, स्क्रॉल करिए प्लीज। ठीक ओके, है ठीक है। आई एम रियली सॉरी इनकन्वीनियंस वंस अगेन। सो दूसरी एंट्रेंस टेस्ट जितने भी इंडिया लेवल में दूसरे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट भी होते हैं, उसी तरीके से आपके सीयूईटी को भी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये आपके सीयूईटी के टेस्ट को भी कंट्रोल करते हैं और इस टेस्ट को भी कंडक्ट करने में एनटीए हेल्प करता है। अब एनटीए का मेन रोल क्या है इसमें? एनटीए का जो मेन रोल है, थोड़ा स्क्रॉल करिएगा जहीर भाई नीचे की तरफ। एनटीए का जो मेन रोल है दैट इज, एनटीए आपके सीयूटी का एग्जाम कंडक्ट करता है, होस्ट करता है, और साथ ही साथ इसके आने से आने तक के जितने भी प्रोसीजर्स है उन सबको हैंडल करने में आपका एनटीए सबसे बड़ा रोल करता है। सो बिकॉज मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं ज्यादा जल्दी जाऊंगा। अभी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जिसके जरिए से आप लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का मौका मिलते हैं। इवन ये यूनिवर्सिटी का टेस्ट आज विद रिसेंट ईयर्स आजकल के इस टेन्योर के अकॉर्डिंग बहुत सारे मुख्तलिफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज में कहूँगा स्टेट यूनिवर्सिटीज तक में भी ये कंपलसरी माना गया है। इवन हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटीज में चाहे क्लस्टर हो, चाहे वो आपका सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, उन सब में भी पिछले 1-2 साल से सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन दिया जा रहा है। सो इसका जो ऑनलाइन सबमिशंस रजिस्ट्रेशन सब हो चुका है। अब सीयूटी का बिकॉज ऑलरेडी एग्जाम आने वाला है 11 मई ऑनवर्ड्स, तो मैं ज्यादा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे फोकस करूंगा नहीं, आगे जितने भी चीजें आएंगे उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। नाउ अब आप लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसके ऊपर फोकस करना आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझूंगा। होता क्या है, पिछले 2-3 सालों से हम भी हमारे जितने भी न्यू कमर्स ब्रदर्स या सिस्टर्स उन सब को गाइड कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से, चाहे उनको अच्छे से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में उनका एडमिशन मिल जाए। तो लेकिन करता क्या है, इतना गाइडेंस मिलने के बावजूद भी माती चामचक फ्री होत न तो वो कहीं ना कहीं गलत करता है, कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग होके उनसे गलत करता है। ओदे गलती छखन उन्हीं ब्रॉड एरिया उन्होंने चिकचिकिन आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये बिल्कुल यंतंगा जेर इंशान का तो न इस बार एनटीए सीयूईटी एंट्रेंस टेस्ट को लेके आ रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे यंतंगा लैंग्वेज कोर्सेस ना बाकी डोमेन कोर्सेज उम्मत, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम खोज दी कोर्स उन बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है जहीर भाई, प्लीज कैन यू ऑफ योर माइक? ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलग
अलग कोर्सेस ना, अलग अलग कॉलेजेस थोड़ा कम होते जा रहे हैं। जैसे पीएमएसएस के अंदर भी मैं बोलूं तो विद रीसेंट ईयर्स मंगमो कॉलेज खुइस पीएमएसएस के अंदर से बाहर किया, मतलब कम छेनो, ठीक है। लेकिन सीयूईटी आपके एरिया को ब्रॉडर बना देते हैं ताकि दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाए। लेकिन खुइसंग दिचिक इस बार का 2026-2027 के सीयूटी इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग बहुत सारे सब्जेक्ट्स बोले या बहुत सारे कोर्सेज खुएसन कम बसे दो, ठीक है। अब आप लोगों के लिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होगा कि द फर्स्ट वन इज लैंग्वेज। आप लोगों के पास लैंग्वेज इन टोटल 13 लैंग्वेजेस होगा, इंडियन लैंग्वेजेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉरेन लैंग्वेजेस। फॉरेन लैंग्वेजेस आते थे लेकिन इस बार एनटीए तो उनको एक्सक्लूड किया। तो इंडियन लैंग्वेजेस 13 है। इन 13 लैंग्वेजेस जो डोमेन सब्जेक्ट्स आता है अप टू क्लास 12 या इसके बाद क्लास 12 के बाद जितने भी सब्जेक्ट्स में आप लोगों को कोर्स करना है वो 23 नंबर से। इसमें भी बहुत सारे जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है उनको कम किया गया है। अब ngasti का फोकस तंगमो देखना जरूरी है क्योंकि ngati पिछले साल उन्हें सब से ज्यादा गलती हुई के सोच की कम से कम आप लोगों को 5 सब्जेक्ट्स चुनने का अधिकार है, यानी 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट बाला डिक्चर्स इन सीयूटी एग्जाम में फिलहाल, ठीक है। अब दी 5 सब्जेक्ट को गाजुक शिबा से क्वेश्चन, प्लीज मेरे जितने भी न्यू कमर्स इधर बैठे हुए हैं आप लोग थोड़ा अटेंशन के साथ इस बात को सुनिएगा। सबसे पहला यंतिला कंपल्सरीली एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आना चाहिए, चाहे दो इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो। देखो एनटीए ने साफ लिखा है कि कोई भी कंपल्सरी लैंग्वेज इज यूं जरूरी इन जरे एनटीए ने लिखा नहीं है, कहीं पर भी लिखा नहीं है। लेकिन ये कंपल्सरी तब बनता है क्योंकि आजकल जितने भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट करें, जितने भी आप स्टेट यूनिवर्सिटीज को टारगेट करें, उनमें कोई ना कोई बेसिक एलिजिबिलिटी यही होते हैं कि एंतिला कम से कम बेसिक लैंग्वेज चीचिक यूं मगोशिन जरे। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि बढ़िया बढ़िया पेपर उन तंग से बढ़िया बढ़िया मार्क्स सिक्योर भी कर देते हैं, लेकिन गलती से लैंग्वेज पेपर मिता चास बसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज की जो एडमिशन की छूट है वो उनसे छूट जाता है। खुआ मिथोपत ये गलती मगोशिक नी सीरियसली। सेकंड जो थिंग है दैट इज डोमेन सब्जेक्ट। अब डोमेन सब्जेक्ट्स में क्या क्या चुनेंगे? देखो एनटीए ने सीयूटी एग्जाम में फिलहाल साफ रेगुलरिटी बुलेटिन इंफॉर्मेशन में यही लिखा है आप लोग क्लास 12 के सब्जेक्ट को स्विच ऑफ कर सकते हो। यानी यारा मेडिकल स्टूडेंट इन मिन्ना यारा आर्ट्स है मंगिंचा सिन यारा आर्ट्स स्टूडेंट इन मिन्ना मेडिकल है सांगिंचिन मिन दूसरा का स्वेप बांगिंचा सिन, ठीक है। लेकिन इशू इस पर भी यही आता है, मैं एज ए गाइडर और बहुत सारे सीयूटी के गाइडर आप लोगों को ये बोलेंगे कि आप लोग क्लास 12 में जो सब्जेक्ट्स आप लोगों का था ना उसी सब्जेक्ट्स को आप लोग आगे लेके जाओ, क्योंकि जो दे फिला जरूरी छात सीयूटी पेपर पोतंग सर अपना आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम ऑफ सीयूटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आप लोगों के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का एडमिशन पोर्टल जब खुलते हैं एडमिशन के लिए, वहां पे आपके सब्जेक्ट्स का सब्जेक्ट मैपिंग होता है या क्रॉस सब्जेक्ट मैपिंग होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी एडमिशन के टाइम पे उस स्टूडेंट को ज्यादा चांस दिया जाएगा जिस स्टूडेंट का सब्जेक्ट काफी हद तक सेम हो। जैसे एक स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी के पास हिस्ट्री का कोर्स लेके आया, फॉर एग्जांपल एक हिस्ट्री का कोर्स लेके आया, उस हिस्ट्री के कोर्स के लिए एक साइंस वाला स्टूडेंट्स भी है, एक वो स्टूडेंट है जिसने 12 में हिस्ट्री पढ़ा था, तो ओदे टाइम पे का ओदे स्टूडेंट पोला प्रेफरेंस ज्यादा ताचिन गास हिस्ट्री सिलो जेर भी मतलब पुद्यूइन। ये आपको दो अपॉर्चुनिटी का रास्ता खोलने में मदद करते हैं। एक यारा अपॉर्चुनिटी ज्यादा ताचिन यारी चांस को ज्यादा बड़ा ही बचिन नी सीरियस चीज को इन क्योंकि क्लास 12 के नो वेयरस ऑलरेडी दी सब्जेक्ट उन सीलियो पाना ओदे सब्जेक्ट उनका तो डोमेन का तो चुना का तो यारा एग्जाम फिलहाल अलग से तैयारी गोशमिन ये 12th क्लास के लिए आपने ऑलरेडी तैयारी किया हुआ है, ओदे 12th की तैयारी बेस पे आप डायरेक्टली इस एग्जाम के लिए जा सकता है। बिकॉज खुंग इस सिलेबस को चियो जरबना सिलेबस डायरेक्टली बोलते हैं आपने क्लास 12 में जितने भी एनसीईआरटी के सिलेबस से पढ़ा है सेम वही आएंगे। आई एम सॉरी। ओके ये था आपका डोमेन सब्जेक्ट्स के हवाले से, ठीक है।
अब तीसरा जो चीज आता है दैट इज जनरल टेस्ट एप्टीट्यूड, ठीक है, जीटी से बात करते हैं। अब ये जीटी भी प्लीज आप लोग थोड़ा केयरफुली सुनिएगा, ये जीटी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एनटीए ने कभी रेफर नहीं किया कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, एंतेस ड्यू तंग जरूरी इनसे। हाँ, ये बेशक सही है कि जीटी कुछ सब्जेक्ट्स के लिए कंपलसरी माना जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ कुछ मैनेजमेंट कोर्स वाले के लिए या कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट्स के लिए जीटी बिल्कुल जरूरी है, सही। लेकिन एनटीए ने ये कभी नहीं कहा कि हर सब्जेक्ट्स के लिए या हर कोर्स के लिए जीटी कंपलसरी है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं इस पर भी यही आप लोगों को रेफर करूंगा कि आप लोग जीटी का टेस्ट क्यों जीटी का हमें टेस्ट देना है, बिकॉज अभी भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, पार्टिकुलरली एज ए दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, मैं खुद ने ये सारी चीज एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो जीटी दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, मोस्ट यूनिवर्सिटीज में कंपलसरी सब्जेक्ट माना जाता है। एक तो दी फिलाया, एक तो इसके लिए आप लोगों को जीटी का टेस्ट देना पड़ेगा। दूसरा जीटी का फायदा क्यों है? दूसरा जीटी का फायदा इसलिए है क्योंकि अल्तार गैप नहीं है, एग्जाम तासर गैप पन्ना आप लोगों के पास 5 सब्जेक्ट है, जीटी और इंग्लिश को इंक्लूड करके आप लोग 5 सब्जेक्ट्स का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो बाद में आप लोगों के 4 सब्जेक्ट्स का मार्क्स विल वेट होगा। सब्जेक्ट चिकचिकी मार्क्स पोस्ट टीचर में ओदे से ना गा सब्जेक्ट पे लोग कम मार्क्स उतना कतो ओदे सब्जेक्ट पे मार्क्स पोस्ट टीचर में। अब बिकेस अगर कतो आप लोगों ने जीटी तो बाय चांस एग्जाम दे दिया था, अगर जीटी में बाय द वे यारी डोमेन सब्जेक्ट की बसंग या यारी लैंग्वेज को बसंग जीटी नो अगर आपका मार्क्स ज्यादा होगा ना तो आपका ये जीटी आपके लिए मदद करेंगे हाई स्कोरिंग मार्क्स के लिए, ये बात याद रखिएगा। इसलिए जीटी भी कंपल्सरी अगर ये आप लोगों के चांस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसलिए मैं एज ए सीयूटी मेंटर आप लोगों को यही रिफर करूंगा, अभी जितने भी आए हैं। अब तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह होप, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये जीटी भी आप लोगों के पेपर में आप लोगों ने रखा होगा। तो इन टोटल आप लोगों को 5 सब्जेक्ट का अगर रिकॉग्नाइज तंग सका तो छा नका तो एग्जाम के बाद जब स्कोरिंग आएगा ना उस टाइम पे आप लोगों के लिए फायदा होगा, और यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के टाइम पे आप लोगों के लिए बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। अब आप लोगों का ये एग्जाम कैसे है, एग्जाम का मोड क्या है? एग्जाम का मोड टोटली आपका सीबीटी पे दिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को कंप्यूटर पे ही सब कुछ करने के लिए आएंगे। उसके अलावा जो ओएमआर शीट या वगैरह आता था उस पेपर का एग्जाम तमिचा आप लोगों के पास नहीं होगा, बल्कि यानी पूरा जो एग्जाम है सीयूटी का वो कंप्यूटर बेस्ड ही कंडक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद इस साल एक चेंजेस लेके आए हैं सीयूटी। वो चेंज ये है, हर साल क्या होता था जब सीयूटी का पेपर देता था तो हर साल होता था आप लोगों के पास बफर चांस आता था। दी बफर चांस मतलब पुइन यंतंगा 50 क्वेश्चन उम्मत पिन तो 40 को भी दिन ट्वाइस उम्मत सोरा 50 पे उन्होंने 40 प्रपोज दे। लेकिन इस बार पूरा कंपलसरीली सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होगा, 50 में से 50 कंडक्ट करना होगा। लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय कुछ चीजें आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज को दी आप लोगों को क्या बोलते हैं, आप लोगों के पास आप लोगों के पास नेगेटिव मार्किंग है। दैट मीन्स अगर एक क्वेश्चन को 5 मार्क्स है तो -1 आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग के लिए जाएगा। -1 ए 5 पॉइंट डिडक्शन प्लस या -1 और डिडक्शन कुल मिला के -6 आपके नेगेटिव में चला जाएगा जी। इस बात की याद ध्यान रखिएगा। दे फिलहाल मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि अगर यंतंगा श्योरिटी हो, जिस क्वेश्चन के साथ आप श्योरिटी हो उसी क्वेश्चंस को आप लोग हैंडल और अटेम्प्ट करिएगा। बाकी वो क्वेश्चंस श्योरिटी में वैसे क्वेश्चंस बहुत कम अटेम्प्ट करिएगा, बिकॉज गलत छकने क्वेश्चन 19 बहुत नेगेटिव मार्किंग है, इम्पैक्ट बहुत डालते हैं आप लोगों के अगर एग्जाम सही भी गया हो तो। ड्यूरेशन हर साल मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए अलग आता था, लाइक मैथमेटिक्स जैसे मैकेनिकल सब्जेक्ट्स के लिए टाइम बहुत ज्यादा आता था, और दूसरे जो स्ट्रीम्स लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे ही जनरल सब्जेक्ट्स के लिए
टाइम भी कम आता था, लेकिन इस बार आप लोगों का टाइम भी सारे सब्जेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक टाइम है 60 मिनट्स, यानी 1 घंटे के अंदर आप लोगों को हर सब्जेक्ट्स का 50-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। दिस इज अप टू यू। इसके बाद एग्जामिनेशन स्कीम्स के बारे में मैंने आपको बोला, यही आप लोगों का मेन क्रक्स था आज के समझाने के मेरा मेन मोटिव में से एक था, बिकॉज सब्जेक्ट कम्बिनेशन गलती बात, और सब्जेक्ट कम्बिनेशन में आप लोगों को गलती नहीं करनी है। अब ये सब्जेक्ट्स कम्बिनेशन के हवाले से अगर यंता सुका और भी अगर ज्यादा नॉलेज चाहिए तो प्लीज हमारे अक्सर के जो हेल्प डेस्क है उसमें आप टेक्स्ट करिएगा, या फिर आप लोगों को हम इंशाल्लाह सारी पीडीएफ्स भी शेयर करेंगे। और मैं एक बार रिफर करूंगा जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स है उनको एनटीए के मेन वेबसाइट पे जाके बुलेटिन इंफॉर्मेशन को पढ़ना ना भूलिएगा। वो एक ऐसा पीडीएफ है जिसमें आप लोगों को एनटीए और सीयूटी के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगे, तो प्लीज डोंट मिस दैट। एग्जामिनेशन शेड्यूल के बाद हमारे पास आता है एलिजिबिलिटी। सबसे मेन चीज जिसके बारे में हम सोचते हैं वो है एलिजिबिलिटी। अब कौन ये एग्जाम देंगे, गफ्रोन लगी एग्जाम को तंग मंगेंचा से। देखो एज का कोई लिमिट नहीं है सीयूटी के अंदर, ठीक है, यारंग एज पो चामिन चाम मिंजरे चांग लिमिट चिक में सीयूटी के अंदर। लेकिन हाँ बेशक बाद में अलग अलग यूनिवर्सिटीज जब एडमिशन के लिए पूछते हैं तब आपके एज रिफर हो सकता है उस टाइम पे। लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज आप लोगों को एज सेट करके होते हैं कि ये आपका एज इसके बीच में होना चाहिए जरे, तो उस टाइम पे आपको चाहिए, नहीं तो एनटीए अपनी ऑफिशियली कोई ये रिफर नहीं करता एज के बारे में। तो एज कोई लिमिटनेस नहीं है एज का सीयूटी के एग्जाम में। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है कि क्लास 12 आपने कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किया होना चाहिए। क्लास 12 के बाद ही आप इस एंट्रेंस पेपर में बैठ सकते हैं। एक अब क्लास 12 के ये भी बात है, खची किस एग्जाम तक सना 12 की रिजल्ट माऊ मोहम्मद, तो वो स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं दे फुल एग्जाम तक मंगेंचा से। नी सीरियसली सेकंड थिंग इज जो इग्नू स्टूडेंट्स है वो लोग भी अपीयर हो सकते हैं। जितने भी इग्नू या डिस्टेंस स्टूडेंट्स क्लास 11 12 सामची किस डिस्टेंस से बस पे तो वो स्टूडेंट्स भी सीयूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज फॉर एलिजिबिलिटी, ठीक है। ओके देन आ जाते हैं जो सीयूईटी है ना, इसमें एलिजिबिलिटी के साथ साथ उन्होंने रिजर्वेशंस के बारे में भी सारी चीजें बयान की गई है कि आप लोग चाहे पीडब्ल्यूबीडी से हो, चाहे आप लोग अलग अलग रिजर्वेशन कोटा को स्पेसिफाई करते हो, सीयूईटी के अंदर इनके लिए भी अलग सा सीट दिया जाता है। इवन सीयूटी के पहले जब फीस लेते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए उस टाइम पर भी आप लोगों को ये रिजर्वेशन कैटेगरी दिखते हैं। जहीर भाई प्लीज उस स्क्रीन को थोड़ा स्क्रॉल करना, ठीक है, रिजर्वेशन कैटेगरी। ओके अब ये जो रिजर्वेशन में पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स जितने भी है, अगर फिजिकली डिसेबल स्टूडेंट्स हमारे पास है उनको अगर अलग सा गाइड चाहिए तो प्लीज वो लोग मुझे पर्सनली कांटेक्ट करिएगा, बिकॉज मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है तो मैं डायरेक्टली जाऊंगा चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज के ऊपर। एग्जामिनेशन सिटीज भी आप लोगों को चॉइस करने का मौका आ जाता है। अब इनका डेट भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो ज्यादा मैं इस पे भी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन हाँ बेशक आप लोगों के आधार और आप लोगों के परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना सेंटर मिलेंगे, ठीक है। अब बहुत प्राउड की बात है कि पिछले 1-2 साल में हमारे करगिल में भी सेंटर आ चुके हैं, नहीं तो पहले लेह जाना पड़ता था या दूसरे एरियाज में जाना पड़ता था। और यहाँ पर उन्होंने साफ स्पेसिफाई किया है कि पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स के लिए जितना वो हो सकता है पॉसिबिलिटी उतना उनके नजदीक वाले सेंटर उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब जो मेन बात है जिसकी तरफ मैं थोड़ा इंपॉर्टेंस और ज्यादा देना चाहूंगा क्योंकि वो सारी प्रोसीजर्स अब भी आने वाली है, वो है द फर्स्ट थिंग इज एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आने से पहले आप लोगों के पास और एक चीज आ जाता है, वो है इंटीमेशन स्लिप। सिटी इंटीमेशन स्लिप के अकॉर्डिंग आप लोगों को सिर्फ यही पता चलता है इस चीजों के लिए आप लोगों को प्लीज एनटीए के साइड पे अपना आईडी लॉगिन करके थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि इनकी 12th एग्जाम छोटी यहाँ चाह लसा तो एडमिशन के हवाले से थोड़ा बहुत तकलीफ आप लोगों को उठाना पड़ेंगी, ठीक है। तो सिटी इंटीमेशन स्लिप पे आप लोगों को ज्यादा डिटेल नहीं दिखते, वहां पे सिर्फ यंता कि एनटी एग्जाम गा जगह 6 चांस तुक जरे, ठीक है। बाकी इसके बाद जितने भी ज्यादा डिटेल्स के साथ आता है
वो आप लोगों के पास एडमिट कार्ड पे होते हैं। टाइमिंग, कौन सी जगह है, कौन सा नहीं है, वो सारे आप लोगों के पास एडमिट कार्ड पे होते हैं, ठीक है। ओके, अब इसके बाद और एक इम्पोर्टेंट चीज जिसकी तरफ थोड़ा तवज्जो देना पड़ेगा वो है कि कौन कौन सी चीजों को आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाएंगे, कंपलसरी है। सबसे पहली चीज है अपनी एडमिट कार्ड के एक प्रिंट कॉपी, उसके साथ सेल्फ डिक्लेरेशन वाला अंडरटेकिंग जो आप लोगों को शेयर किया जाएगा या एनटीए की साइट पे भी मिल जाएगा, इन दोनों को लेके जाना पड़ेगा। और एक ट्रांसपेरेंट बाल पेन अगर यंतस्खुर मछाना, क्योंकि बाल पेन और रफ कॉपी सब वहां से ही मिलेंगे। और उसके बाद आप लोगों को एक या अथराइज्ड फोटो आईडी लेके जाना है। लाइक हम सबके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ही लेके जाएंगे। और पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स के लिए पार्टिकुलरली अपना जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। तो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट्स के लिए, मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी बहुत अगर ऊपर ऊपर से आप लोगों को बयान करूं तो बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है तो इसलिए बोल रहा हूँ। यस, तो आप लोगों को एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर पे जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है उसके अंदर ही पहुंचना है, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे हमने बहुत सीन्स फिजिकली अपने आंखों से देखा है कि 1-2 मिनट लेट होने पर भी आपका पूरा साल का मेहनत जाया हो सकता है, आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेंगे। बाकी जितने भी अनफेयर मीन्स के बारे में बुलेटिन इंफॉर्मेशन में दिया गया है कोई भी लेके नहीं जाएंगे। उन्होंने पार्टिकुलरली ड्रेस कोड्स आप लोगों को दिया है कि गज गुंचा का तुगो ने छा गोशा जिंजरे, इवन जो हाथों में काड़ा वाड़ा होता है वो सब एलो नहीं करता है। ngati lakpe का ngati अंगूठी वंगूठी ऊंचिन वो भी अप्लाई एलो नहीं करता है। तो प्लीज बेड आइटम्स और ये जितने भी चीजें आप लोग अपना जो ड्रेस कोड है ना, सॉरी, उसके हवाले से एक बार आप लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़े प्लीज। मैं शेयर कर रहा हूँ पूरी बुलेटिन इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि डिटेल में समझाने की हमारे पास टाइम नहीं है। मैं खुद तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा रहा हूँ बिकॉज आई वेस्टेड सो मच टाइम, क्यों कुछ इनकन्वीनियंस आए थे इसी की वजह से। ओके, तो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनका लिस्ट दिया गया है। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर एडमिशन मिलने के लिए सीयूईटी बेस माना जाता है, बस यही आप लोग तय करिएगा। अब इस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपकी बहुत बहुत उम्दा NIRF रैंकिंग यूनिवर्सिटीज आता है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अस्साम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बाकी आप लोगों के मुख्तलिफ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी आ जाते हैं। तो प्लीज आप लोग जरूर सीयूईटी को इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं दे दीजिएगा, दी एग्जाम को एंट्रेंस। इवन आप लोग अगर पास ना भी हो जाएगा ना तो चिंतित नहीं है, ये मेरा श्योरिटी है एज ए मेंटर कि आप लोग इस एग्जाम को अपीयर करें। बस डजंट मैटर आप लोगों का मार्क्स कितना आता है या मार्क्स नहीं आता है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा एश्योरिटी है आप लोगों को। इवन अगर यंता मार्क्स कम का तो योतना, अगर आप लोगों ने फर्दर वाली प्रोसीजर्स, फॉर एग्जांपल मोस्ट कंपल्सरीली चॉइस फिलिंग वाला जो प्रोसीजर है वो अगर सही से करेंगे ना तो यंता 100% 90% श्योरिटी हो जाएंगे, यंता एडमिशन आप लोगों को जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज इंशाल्लाह ज्यादा टाइम में लूंगा नहीं आप लोगों का। ओके, सो इसके बाद फर्दर जो प्रोसीजर की तरफ अगर जाए तो थोड़ा थोड़ा बोल के मैं खत्म कर रहा हूँ इंशाल्लाह। फिर एग्जाम को तंग सर के अपना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों का फेज आ जाता है। अब उस ये पहले तो आप लोग एग्जाम क्लियर करना होगा, ठीक है। एग्जाम क्लियर करने के बाद अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना एडमिशन पोर्टल लेके आता है। तब इसका मतलब मैंने पहले भी आप लोगों को समझा के आया, सीयूटी का मतलब ड्यू मेन किया तो सीयूटी का टेस्ट दे दो आराम से घर में जाके सो जाओ, बिल्कुल नहीं है। सीयूटी का टेस्ट देने के बाद आप लोगों को सीयूटी का रिजल्ट आने का रिजल्ट आने की वेट करना है। रिजल्ट आने से पहले सीयूटी एग्जाम बच्चों छोटे अपना सीयूटी रिजल्ट योमा हफ्ते के होते हैं या वीकेंड से होते हैं या महीने के होते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज यंती लगा अलग अलग एडमिशन पोर्टल लेके आता है। ओदे यूनिवर्सिटी अलग अलग यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे जाके आप लोगों को इनरोल करना है। फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी आप लोगों के पास CSAS का पोर्टल लेके आता है,
इसी तरीके से जामिया मिल्ला अपना लेके आता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज अपना लेके आता है, BHU अपना लेके आता है, या इसी तरीके से जो अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी अपना लेके आता है। तो इसके बाद वाली प्रोसीजर सबसे जरूरी है एग्जाम तक सर कि अपना, क्योंकि एंटी लगा दरे हम उम्मीद कर रहे हैं अल्लाह से, तो प्लीज फर्दर जितने भी अपने एकेडमिक लाइन को कंटिन्यू रखेंगे उसके लिए प्लीज आप लोग एक्टिवली थोड़ा बहुत सर्च करिएगा कि जिस यूनिवर्सिटीज में टारगेट कर रहे हैं आप उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ताकि आप लोग अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सके। और मेरा आप लोगों को पर्सनल एडवाइस यही है कि आप लोग एक स्पेसिफिक टाइम पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं प्लीज, होपफुली, ताकि ये अपने इंतला चॉइस बढ़ा जाता है छोरा। ज्यादा यूनिवर्सिटियां लोग पहले के एडमिशन लेने दो, एडमिशन का पोर्टल पे अगर आप, क्योंकि सब लोग सब कुछ अभी घर से ही होता है, ऑनलाइन ही करना होगा सब कुछ। तो और एक एडवाइस ये भी है कि हो सकता है तो कानिसार ने भी इस पे एम्फेसाइज किया, फोकस दिया, खुद से भरने की कोशिश करिएगा ताकि उसमें गलती थोड़ा बहुत कम जाता है। अब और एक क्वेश्चन बच्चों के दिल में आता है कि क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मात्र जनरल स्ट्रीम्स के लिए है या दूसरे कोर्स को भी इंक्लूड किया जाता है? गलत फहमी बिल्कुल CUET के जरिए से दूसरे कोर्स भी कवर हो सकता है। ऑलमोस्ट कोर्सेज अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट के अंदर ही है, जैसे आर्ट्स हो, कॉमर्स के मुख्तलिफ कोर्सेज, साइंस के अलग अलग कोर्सेज, सेवरल प्रोफेशनल फील्ड्स का भी अलग अलग कोर्सेज है, इवन साइंस और इंजीनियरिंग का भी बहुत सारे कोर्सेज है जो अभी CUET के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लास्ट में जहीर भाई, हाँ जहीर भाई ने जो CBT वाला दिखाया अभी एक बार दिखाइएगा प्लीज। ये जो CBT वाला दिखाया है ना, एक बार इसी पर फोकस करूंगा बस, इसके बाद मैं अपना बात इसी पर इख्तिताम कर रहा हूँ। CBT टीमों, आप लोगों को ना जब आप लोग एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे तो ऐसे ही एक फेज आ जाएंगे स्क्रीन पर, यंतिस लैपटॉप के तांचिन एग्जाम को ओदे अनु, यहाँ पर अपना IDs देख के लॉगिन करना है। फिर नीचे वाला जहीर भाई थोड़ा सा इस पे मैं एम्फेसाइज इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि ये ठीक वस्तु शिख दे 4 ऑप्शन आता है, आप लोगों के पास 5 ऑप्शन आते हैं आंसर देने के लिए। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन को है जो डार्क चेन था ग्रे चेन, इसका मतलब है आप लोगों ने उस क्वेश्चन को देखा ही नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज जो रेड में दिखा रहा है, उसका मतलब है आप लोगों ने उस क्वेश्चन को अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है। थर्ड जो ग्रीन, थोड़ा सा ग्रीन वाला दिखा रहा है, उसका मतलब है आप लोगों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे ब्लू, टोटल ब्लू आता है ना, उसका मतलब है यंतिस ओदे क्वेश्चन को रिव्यू बसीन लेकिन अटेम्प्ट मबाइन। और लास्ट में आके ब्लू प्लस थोड़ा सा ग्रीन जो दिखते हैं, इसका मतलब है आप लोगों ने मार्क भी किया है और रिव्यू भी किया है। यानी ये वाला जो चीज है ना, ब्लू के साथ ग्रीन वाला, इसका इवेल्युएशन हो जाएगा, 2 चीज का इवेल्युएशन हो जाएगा। जो ग्रीन वाला आपने टोटली अटेम्प्ट किया ओदे मार्क्स पोथोप चिन, तो ना लास्ट पे के जो 5th वाले पे जो थोड़ा सा ग्रीन वाला पॉइंट है ना, उसको मार्क्स होपचिन। शायद मेरा बात बहुत लंबा चल गया, ज्यादा नजर बमित, ताकि इसके बाद स्टूडेंट्स को ही मौका दिया जाएगा, क्योंकि हमने ये थोड़ा इंट्रोडक्टिव पार्ट रखा है। बिकॉज अभी तक हमारे पास CUET का भी एग्जाम नहीं कंडक्ट हुआ है और PMSS का भी काउंसलिंग का सारे कैलेंडर्स नहीं आए हैं। तो इंशाल्लाह इसके फर्दर से इम्पोर्टेंट वाला प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग हम डीमो डिटेल्ड में दूसरे सेशंस लेके आएंगे इंशाल्लाह। मैं अक्सर के स्टूडेंट से भी और एग्जीक्यूटिव से भी रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाकी इंशाल्लाह इंतजाम से क्वेश्चन जो क्वेरी होता तो उसको हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जितना हमारे पास नॉलेज। थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस अगेन। शुक्रिया मिस्टर हामिद अली करारी और काका निसार हुसैन बल्टी का कि आप दोनों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे स्टूडेंट्स को गाइड किया। और अब सबसे मैं अक्सर की तरफ से माजरत चाहता हूं कि आप सबको थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ा। तो हम ये वेबिनार CUET से पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि आप CUET एग्ज़ाम देने के बाद क्लियर हो कि हमें करना क्या, कैसे कैसे हम प्रोसीजर होते हैं, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। और CUET एग्ज़ाम देने के बाद भी हम इंशाल्लाह वेबिनार करेंगे। इसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आप सबसे
दरख्वास्त की जाती है आप सबके जितने भी क्वेश्चंस है वो हमारे मेंटोर से आप 1 बाय 1 पूछिए। और अगर आप में से कोई ऐसा हो जो माइक ऑन ना कर सके तो चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। जाहिर भाई जो पहले से क्वेश्चन है ना चैट बोर्ड पे वो एक जी जी बार जी। आप रीड करिएगा, उसके हिसाब से हम देते जाएंगे। सर मेरा कानिसार से एक क्वेश्चन था, वो मैं पूछ सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। कानिसार ने बोला कि जो बच्चे पीएम ट्रिपल एस दे रहे हैं वो सिर्फ जेके बोर्ड और सीबीएसई वाले बच्चे ही दे सकते हैं बोला। फिर सर मैं जो है एनआईएस से पास आउट हुआ हूँ सर इस साल। क्या हम पीएम ट्रिपल एस में नहीं भर सकते सर फॉर्म पीएम ट्रिपल एस का? देखिए, ये हर साल हमारे बच्चों का एक इशू रहता है और हम कोशिश भी कर रहे थे कि इस चीज़ को टेक आउट करें, मगर जहाँ तक सिटी से बात हुई है वो कह रहे हैं कि अगर कुछ शायद आपके हिसाब से जो बता रहे हैं वो शायद प्राइवेट है ना, प्राइवेट के थ्रू जो बच्चे यस यस यस, प्राइवेट है। जी सर। तो इसलिए वो गवर्नमेंट एफिलेटेड नहीं होने की, एफिलेटेड तो होते हैं मगर पूरा फुलफिल जैसे जेके बोर्ड या सीबीएसई जो पूरी तरह से गवर्नमेंट के थ्रू चलते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो कहते हैं कि वो एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो बच्चे क्या करते हैं कि ये किसी कोचिंग सेंटर में जो है अपना क्लासेस देते रहते हैं और यहाँ से डेमो में अपना 12th पास कर लेते हैं। तो ये जो है अभी तक नहीं हुआ है। कोशिश तो कर रहे हैं कि इसको भी ये जो है एलिजिबल होनी चाहिए, मगर उनका यही क्राइटेरिया रहा है और ये कह भी रहे हैं कि जो बच्चे प्राइवेट से पास करते हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो फिर इस क्राइटेरिया को लेकर सिटी का क्या आते हैं हम आगे देखेंगे। हो सकता है इसमें बेहतरी आए कि आप लोग भी एलिजिबल हो, मगर लास्ट ईयर तक जो है हमारे बच्चे जो है इसमें एलिजिबल नहीं हुए थे। अब आपको दूसरी चांस मिलती है कि आप सीयूटी के थ्रू जो है आप अगर आपको एडमिशन मिलते हैं फिर बाद में जो है आप उसको चेंज यानी पीएम ट्रिपल एस के थ्रू अपना स्कॉलरशिप जो है अवेल करना चाहे तो उस तरह से कर सकते हैं। मगर जो है डायरेक्टली जैसे कि आपने अभी उस कोचिंग सेंटर से पास की या जिस तरह से भी आपने पास की वो एलिजिबल नहीं रहता है। Okay, I तो just फिर want क्या to add सर one point. I just want to add तो more फिर point. क्या सर एनआईएस सीयूटी में एलिजिबल है क्या सर? इफ्तिखार, I just want to add a point. yes, जीजे आपके लिए ऐसा है कि पीएम ट्रिपल एस एआईसीटी ने डायरेक्टली यही बोला है कि क्लास 12 के बाद आप लोगों को फर्दर जो एकेडमिक जर्नी को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पीएमएसएस के काउंसलिंग में आप लोगों को टेक पाथ करने की जरूरत पड़ता है। अब उस टाइम पे ना यंतंग एनआईओएस स्टूडेंट्स जो ओपन स्कूल से जितने स्टूडेंट्स ने भी 11-12 किया है वो डायरेक्टली कहते हैं एआईसीटी, अब कानिसार ने भी कहा अभी तक उन लोगों ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है आप लोगों को, ठीक है। और प्लस पॉइंट ये भी है खोज डायरेक्ट क्राइटेरिया और चीजें वो क्राइटेरिया कहते हैं कि आप रिकॉग्नाइज बोर्ड से आ सकता है, फॉर एग्जांपल सीबीएसई और जेके बोर्ड, साथ ही साथ आप लोग रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए। दिस इज द सेकंड मोस्ट क्राइटेरिया जो अभी वो लोगों ने रिसेंट ईयर्स में अभी के पिछले 1-2 सालों से अभी जितने भी पीएमएसएस में अवेल होने के बाद डायरेक्ट आती देर जैसे ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन में वो स्टूडेंट्स जिनके पास ऑलरेडी पीएम ट्रिपल एस अवेल है उन लोगों के पास भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज अभी वही टेक पाथ करता है कि इनकी अटेंडेंस मोशन ठीक ठाक। पहला इसका कोई क्राइटेरिया नहीं था, रेगुलर चाहे दुख चाहे मदुक्स, अभी ये रेगुलर स्टूडेंट्स को ही मानते हैं, ठीक है। लेकिन कानिसार ने भी बोला इसके अकॉर्डिंग एलपीसी भी एफर्ट कर रहा है, तो बेहतरी तो हो योंगचस इन मिन अगर आप लोगों के पास होता था तो, बट अभी कुछ ऐसा ही सीन है। अच्छा सीयूटी एनआईएस थ्रू एग्जाम था या सीयूटी एग्जाम था मैं इंची ना मिन सर? वाई नॉट, बेशक दे सकते हैं आप लोग, मोस्ट वेलकम। आप लोग सीयूटी भरो, सीयूटी का तो शायद रजिस्ट्रेशन एंड हो चुका है, बट या सीयूटी इजीली तंग मंगीचस इन बेशक।
वो तो हमने फॉर्म तो भरा हुआ है सर, लेकिन अच्छा सीयूटी थ्रू अच्छा कॉलेज लेने के ना हम सीयूटी के थ्रू लेकर स्कॉलरशिप ले सकते हैं क्या? कॉलेज का स्कॉलरशिप एग्जैक्टली ले सकता है। फॉर एग्जांपल एनएसपी का स्कॉलरशिप हो या डिफरेंट कॉलेजेस का स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्कॉलरशिप्स आते हैं, बेशक ले सकते हैं, व्हाई नॉट। जी सर, थैंक यू। जी आप कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए। हामिद साहब, और यहाँ पे एक चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन पूछा है, ओके पीएम ओके, ट्रिपल एस के थ्रू हमें कौन कौन सा कोर्स मिल सकते हैं? कानिसार साहब अगर आप इसका जवाब दे सकते हैं तो प्लीज। जी बिल्कुल कानिसार साहब। देखिए, पीएम ट्रिपल एस के थ्रू आपको हर कोई कोर्स मिलता है। जैसे कि जर्नल में अगर जाए बीएससी एमएससी, ठीक है, जिसे बीसीए एमसीए, ठीक, ये सारी चीजें जनरल कोर्स के अंदर आते हैं। ठीक, दूसरी चीज है कि इंजीनियरिंग में आपके फायदे भी हैं। अगर आपने जेडब्ल्यू दिया है तब आपके अलग फायदे हैं। आपको एनआईटी अगर मिला हो तब भी आपको जो है इस स्कॉलरशिप में आप एलिजिबल हो। नीट में आपके जो है बीएससी नर्सिंग वगैरह जितने भी मेडिकल के अंदर जो भी कोर्स आते हैं वो सारे इसके अंदर है। इवन दो एरोस्पेस भी जो बच्चे करते हैं ये कोर्स भी है। या और भी बहुत सारे हैं जिसमें अगर आप नीट दे के जाएंगे बीडीएस तब भी एलिजिबल हो। अगर एमबीबीएस मिले तब भी आप भी जो है इस कोर्स को ले सकते हैं। तो ओवरऑल सारे कोर्सेज जो है कवर अप होते हैं। अब ये देखना है कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए, ठीक है। तो कुछ कोर्सेज इसके अंदर नहीं है, या कुछ ऐसे हैं कुछ कॉलेज अब डिपेंड करते हैं कॉलेज पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल दूं तो अगर मैंने पीएम ट्रिपल एस भरा और मुझे वो कॉलेज मिला, अब उस कॉलेज के अंदर वो कोर्स जो मुझे चाहिए, जैसे कि या कंप्यूटर साइंस चाहिए, सिविल चाहिए, मैं जो भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो भी चाहिए कोर्स वो है कि नहीं, वो देखना है बस। बाकी कोर्सेज तो सभी मिलते हैं, हर कोई कोर्सेज पीएम ट्रिपल एस के अंदर होते हैं। अब देखना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं। जी थैंक यू। और एक क्वेश्चन है कानिसार साहब कि पीएम ट्रिपल एस का फॉर्म कब फिल कर सकते हैं, उसका डेट कब निकलता है, ये सब पूछा है। डेट जो है वो एआईसीटी तक है। जैसे कि देखें आपका 12th का हो गया, 12th का सीबीएसई के भी शायद रिजल्ट आ गए मेरे हिसाब से, तो निकल जाएंगे लगभग अप्रैल के एंडिंग या मई या फिर मिड मई तक, यहाँ तक उसका निकल जाता है। फिर वो एक्सटेंड भी होते हैं। फिर मई जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने हैं, यहाँ तक जो है आपका एक्सटेंड होते रहते हैं, ठीक है। जो ही आपका 12th वाला कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका डिप्लोमा वाले आएंगे, फिर उसके बाद लेटरल एंट्री, ये सारे अलग अलग डेट्स के आते हैं। और जो चीज़ें मैंने कही आप अभी से तैयार करके रखे सारे डॉक्यूमेंट्स, बस जो ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं आपको अक्सर की तरफ से भी बताया जाएगा, और हम भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हेल्प ज़रूर करें। जी बिल्कुल। और एक क्वेश्चन है, क्या हिंदू कॉलेज डीयू एफिलेटेड है क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछा है आप दोनों से। एग्जैक्टली हिंदू कॉलेजेस अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही कॉलेज है। बख्शिश yang die questions in der 60er बख्शिश। ये थी yang chang queries उन का तो सर ये आप लोगों के लिए इंट्रोडक्टिव सेशन ही था, क्योंकि नतिला उतना टाइमिंग में पिन दूसरा का निसार ने भी जो बोला कि बिल्कुल। चाहे पीएम ट्रिपल एस का सेशन हो चाहे सीयूटी का सेशन हो, जो अभी स्टिल ऑन लाइव में पाया था डीप सेशन ऑन योचाजिन, और अक्सर में आप लोगों के लिए पहले से ही सेशन लेके आया ताकि आप लोग थोड़ा इस चीज से अवेयर हो जाए। और प्लीज एंता रिक्वेस्ट इन जितना हो सके लास्ट नंबर पे आप लोग शेयर करिएगा, क्योंकि ना हमारा जो सोसाइटी है ना वो विद इन पास कुछ ईयर्स में
हमारे ऐसे ही स्टूडेंट्स के वेबिनार्स और स्टूडेंट्स की एफर्ट की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ तक आ पा रहे हैं। एंड आई रियली प्राउड टू से यू कि अगर इवन ngachang innang अगर अगर दिल्ली जैसे क्षेत्र में आके हम अगर पढ़ रहे हैं, पीएम ट्रिपल ए सिविल कर रहे हैं, तो यही कानिसार खुन एक्सपीरियंस चंद बंदान या इवन नॉट एक्सपीरियंस यंती का जिम्मेदारी कि इनकी आप लोग भी अपने जितने भी साथी है उनको गाइड करो, जितने भी क्लास में क्लास फ्रेंड्स है उनको गाइड करो, ताकि आप लोग भी इस जैसे स्पेशल स्कॉलरशिप को अवेल कर सके और विथ फाइनेंशियल असिस्टेंस आप लोग अच्छे से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में अपना एकेडमिक जर्नी को कंटिन्यू कर पाए। प्लीज जी अगर सर, कोई बिल्कुल। क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। yang question एक दुगिया करना सर, पीएम ट्रिपल एस yang 70% से ज़्यादा कंपलसरी न गया। कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कंपलसरी की इसमें मैंने बात नहीं की है, कंपलसरी नहीं है। अब डिपेंड करते हैं, हर साल जो है मार्क्स में चेंजेस आते हैं। जितना आपका मार्क्स अच्छा होगा उतना आपको कॉलेज अच्छे मिलेंगे। देखो, कॉलेज मिलने के क्राइटेरिया आपके पास दो है, एक आपका मार्क्स, दूसरा आपका चॉइस फिलिंग। हर किसी बच्चे ने ऐसा किया था, शायद 1-2 साल पहले की बात है, उसको है लगभग 12th में 80 प्लस, शायद 85 है कि 80 प्लस उसका मार्क्स है। उसने किया है अजीब अजीब से कॉलेज चूज किया है, उसको पता ही नहीं है, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसको बहुत बेकार कॉलेज मिला है, मार्क्स 80 प्लस। अब वो बच्चा पछता रहा है कि 12th में मार्क्स तो है बट कॉलेज में नहीं है, ठीक। दूसरी चीज ये है कि किसी बच्चे का है 70 या 65-70 इसके बीच में है, तो उसने इतना अच्छा चॉइस फिलिंग किया है, उसको बहुत ही टॉप कॉलेज मिला है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके चॉइस फिलिंग पे ओवरऑल डिपेंड करेगा, मार्क्स इतना मैटर नहीं करेगा। मार्क्स भी करेगा, ये बात नहीं है कि मार्क्स मैटर नहीं करेगा, मार्क्स मैटर करेगा। जितना आपका मार्क्स होगा प्लस आपका चॉइस फिलिंग अच्छा होगा, आपको बहुत ही अच्छा कॉलेज मिलेगा। बख्शिश yang क्वेश्चन चिदू कनेसर साहब, सीयूटी में जो प्रिफर्ड कॉलेज मिलेगा वो पीएम ट्रिपल एस एफिलेटेड नहीं हुआ तो क्या जहीर भाई क्या? एक और क्वेश्चन है, ये सीयूटी में जो प्रिफर्ड कॉलेज मिलेगा वो पीएम ट्रिपल एस एफिलेटेड नहीं हुआ तो एक पूछ रहा है। अगर पीएम ट्रिपल एस एफिलिएटेड नहीं हुआ तो आप लोगों के लिए पीएम ट्रिपल एस नहीं होगा। कानिसार साहब भी इस पॉइंट पे आप लोगों को ऑलरेडी पहले बता चुकी है कि सी एक प्लेटफॉर्म पे आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। एक तरफ पीएम ट्रिपल एस है जो अपना प्लेटफॉर्म लेके आता है, पीएम ट्रिपल एस खुद के काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है, उसी के ऊपर जैसे ऑनलाइन होता है उसी के जरिए से आपको एडमिशन मिलेगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। दूसरी तरफ सीयूटी है, सीयूटी एक कंपलसरी एग्जाम है दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए। सीयूटी के अंदर यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन पीएम ट्रिपल एस के अंदर यूनिवर्सिटीज कम है, क्योंकि पीएम ट्रिपल एस इज नॉट मीन फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वाली यूनिवर्सिटीज के लिए, बल्कि जे&के लद्दाख से आउटसाइड के लिए है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। इसकी बेसिस पर आप लोगों का चांस एक का बढ़ा जाता है, एक का चांस छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है, आप लोगों के लिए जैसे मेरा सजेशन है यंतिंग इसका, ठीक है, इसके अगर का तो सही का तो बना का तो फिर आगे आप लोगों के पास चॉइस आता है कि चाहे सीयूटी वाला सीट रखे या फिर आप पीएम ट्रिपल एस वाला सीट रखे। लेकिन हाँ, ये कंपलसरी है कि सीयूटी थोप से खनी सीट को पीएम ट्रिपल एस में एफिलिएटेड होना चाहिए अगर आप लोग स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हैं तो। और एक स्पेरिक मैं ऐड करना चाहूंगा, आई एम रियली सॉरी, कानिसार ने जो बोला किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन था शायद 70% से अबव वाला ही है कि इससे छोटा वाला भी है, और रेस्पेक्टेड कानिसार ने भी बोला कि 70% कंपलसरी मेन, लेकिन स्टूडेंट्स नंबर ऐसा भी का कट ऑफ बढ़ाई छात्र। और दूसरा कानिसार भी आपको चॉइस फिलिंग, देखो ये चॉइस फिलिंग सबसे मैटर करता है, ठीक है। इवन मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस था ना, तो क्लास 12th में मेरा बोर्ड का पेपर बहुत सही गया था और 12th की मेरी बेस पे था डायरेक्ट थोप पीएम ट्रिपल एस, 12th का मेरा बहुत सही गया था, लेकिन
इवन ना एग्जाम फॉर एग्जांपल इवन मेरा परसेंटेज बहुत बढ़िया था, ठीक है, 90 अबव था। अबव होने के बाद जैसे मता श्योरिटी की उम्मीद है, मुझे श्योरिटी था कि मैं तो आराम से आ जाऊंगा पीएम ट्रिपल एस के अंदर, मैं तो आराम से आ जाऊंगा, क्योंकि मैं ना पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल का हमारा तो लिस्ट बहुत आगे है। लेकिन मेरा पीएम ट्रिपल एस के अंदर एडमिशन नहीं मिला था मुझे डायरेक्टली। क्यों नहीं मिला? बिकॉज जो चॉइस फिलिंग है वो मैंने गलत किया, ठीक है। दे फिलंगाचा सेशन लेके आ रहे हैं ताकि गाती पहला फ्रू निकलना छकने गलती नियंती का नमाशा। तो इवन ऐसे भी स्टूडेंट्स होता है जिनका मार्क्स बहुत कम होता है लेकिन चॉइस फिलिंग सही बाना को एडमिशन थोपत, ये मतलब चांसेस बढ़ा देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये कंपलसरी है, ठीक है। अब साथ ही साथ मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने पर्सनली मैसेज किया है माती मीटिंग पूरी होत नहीं, तो प्लीज इनका भी मैं आंसर जल्दी जल्दी देते जाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन से रिक्जिन लाडोल बोल रहा है कि बिकॉज मैंने इस बार कोई क्या बोलता है सीयूटी का रजिस्ट्रेशन खुद से नहीं किया है तो मुझे ये पता नहीं था, लेकिन मैंने पहले का कि जीटी कंपलसरी मेन, लेकिन कंपलसरी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में माना जाता है जरिए। तो रिक्जिन बोल रहा है कि जीटी को इस बार कंपलसरी फॉर्म पुस्कान से ना कुछ कोर्सेज के लिए ये जीटी कंपलसरी दिखा जा रहा था, इसलिए की जीटी को कंपलसरी रखो सर। दूसरा आता है कि दूसरा सकीना खातून बोल रहा है जामिया और एमयू का एग्जाम नहीं दे पाई बिकॉज सेंटर लद्दाख में नहीं था। बेशक ये यूनिवर्सिटीज ऐसा है जो जिसके बारे में बोलना मैं शायद मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए नहीं बोल पाया। और एक ऐड करूं तो दारंग संग अभी भी बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या स्टेट यूनिवर्सिटीज ऐसा है जो खुद का एंट्रेंस टेस्ट लेके आता है। जैसे कि जामिया का बहुत कम कोर्सेज सीयूटी के अंदर है, बाकी ज्यादा कोर्सेज के लिए खुद का एंट्रेंस देना पड़ता है। और उदय एंट्रेंस फिलहाल स्टूडेंट ही कशा सोरा स्टूडेंट ही नंबर पिका, अगर स्टूडेंट कम है उतना का तो दिल्ली हो रहा सेंटर हो, अगर का तो स्टूडेंट ज्यादा उतना का तो अलग अलग जगह में उम्मीद चांस, ठीक है। उसके बाद सकीना खातून का और एक क्वेश्चन है कि एसटी रिजर्वेशन कैसे काम करता है सीयूटी के अंदर। देखो एसटी रिजर्वेशन सीयूटी के अंदर एब्सोल्युटली काम करता है। ले चेज बना जब हम रिजर्वेशन के जब नॉर्मलाइज स्कोर होने के बाद स्कोर कट आ जाता है उस टाइम पे एसटी का रिजर्वेशन सब एसटी का कट ऑफ सबसे कम जाता है और जनरल कैटेगरी का सबसे हाई जाता है। तो इसे लास्ट में मार्क्स के टाइम पे आपके पास सबसे ज्यादा काम करता है एसटी रिजर्वेशन। एसटी की अलग अलग यूनिवर्सिटीज या अलग अलग कॉलेजेस में एसटी के लिए अलग सीट आते हैं। ओके जहीर भाई यू शॉल कंटिन्यू आपके साथ जितने भी क्वेश्चन है। जी जी एक और जहीर भाई एक और लास्ट क्वेश्चन है हमीद भाई। ये सर मैंने एनएसपी का फॉर्म भरा था 12th के अक्टूबर नवंबर। नाउ शुड आई कैंसिल माय एनएसपी फॉर्म और वाज इट अ स्कॉलरशिप फॉर क्लास 12 एंड विल नॉट अफेक्ट माय पीएम ट्रिपल स्कॉलरशिप। क्या बोल रहा है? सर मैंने एनएसपी का फॉर्म भरा था 12th के अक्टूबर नवंबर। नाउ शुड आई कैंसिल माय एनएसपी फॉर्म और वाज इट अ स्कॉलरशिप फॉर क्लास 12 एंड विल नॉट अफेक्ट माय पीएम ट्रिपल स्कॉलरशिप। ओके ओके गॉट इट। कानी सर साहब आप इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन जो है इतना इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब प्रोसेस होता है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में दो चीज़ें हैं, अगर आपने दोनों रजिस्ट्रेशन करके रखा है फिर मगर दोनों से स्कॉलरशिप अगर आ रहे हैं ना तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा, दो में से एक कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ रजिस्ट्रेशन जो है वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। आप कैंसिल कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, मगर ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप अगर पीएम ट्रिपल एस को जा रहे हैं तो आपको दूसरा वाले में हाथ नहीं लगाना है। अगर आप एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हैं, दोनों नहीं, क्योंकि बाद में डीडुप्लीकेशन प्रोसेस होते हैं, वो चेक करते हैं कि कहीं इस बच्चे ने जो है एनएसपी में से स्कॉलरशिप वगैरह तो नहीं लिया। तो अगर लिया है तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा, अगर नहीं लिया है सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके ईमेल को जो है आपके भाई यूज़ करते हैं या फ़ोन नंबर को भाई यूज़ करते हैं एनएसपी के लिए। आप पीएम ट्रिपल एस
के लिए वही फ़ोन नंबर ईमेल यूज़ देते हैं, फिर वो कहते हैं कि आपका डुप्लीकेशन में चला गया, मगर वहाँ से कुछ होता नहीं क्योंकि आपको स्कॉलरशिप आया नहीं होता, इसलिए कोई दिक्कत इसमें इतना बड़ा इशू नहीं आएगा। ठीक है। थैंक यू काका निसार एंड हामिद साहब। वक्त भी ज़्यादा हुआ, इंशाल्लाह आप सब का डाउट्स क्लियर हुआ होगा। अगर आप ज़हीर भाई जी आई एम रियली सॉरी, इधर एक क्वेश्चन है अच्छा। सकीना खातून का जो सबसे बेसिक क्वेश्चन लगा मुझे कि पीएम ट्रिपल एस एक एंट्रेंस एग्जाम है या स्कॉलरशिप। सी, पीएम ट्रिपल एस इज नॉट लाइक एंट्रेंस एग्जाम। ये लोग आपको हाल में बैठ के फिर से पेपर लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास 12 में आपका जितना जैसे भी रिजल्ट आएगा उसकी बेसिस पर आपको डायरेक्ट कॉलेजेस और वो सारी चीजें मिलेंगे। लेकिन हाँ, इस चीज के लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उनका पीएम ट्रिपल एस की जो मेन ऑफिशियल साइट है उस पे खुद को रजिस्टर्ड करके जितने भी प्रोसीजर जाना है उनको हैंडल करना है। यानी इन टोटल अगर कहे तो पीएम ट्रिपल एस एक स्कॉलरशिप एवेल के साथ साथ आपको कॉलेज भी देते हैं, आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी दिला देते हैं। लेकिन ये इसमें आपको दूसरे एग्जाम की तरह फिजिकली एक एंट्रेंस एग्जाम की तरह बैठने की जरूरत नहीं है। अप टू क्लास 12 के रिजल्ट पर टोटली डिपेंड है, प्लस बाद में जितने भी चॉइस फिलिंग से रिलेटेड आएगा। आई थिंक सारे डाउट शायद क्लियर हो चुके हैं। प्लीज। जी बिल्कुल, शुक्रिया का निसार एंड हामिद साहब। अगर आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम फेस हुआ या आपकी कोई भी क्वेश्चंस रह गए हो तो रिगार्ड सीयूटी या पीएम ट्रिपल एस से रिलेटेड, तो हमारे हेल्प डेस्क व्हाट्सएप को ज्वाइन करें। उसका लिंक हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होगा, इंस्टाग्राम पर होगा प्लीज़। और लास्ट में मैं प्रेसिडेंट ऑफ अक्सर से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप वर्ड ऑफ थैंक्स के ज़रिए इस वेबिनार को अख्तिताम करें प्लीज़, प्रेसिडेंट साहब। Hello. Hello. Am I audible? जी Bismillah min shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. On behalf of Aksad, I would like to thank our speakers for explaining CUT and PMS scholarship in such a simple and helpful way. Dear brother and sister, I hope this session has cleared your doubt and give you the right direction. Please take this opportunity seriously, prepare well, and stay focused on your goal. I also thank all the participants for joining and being a part of this webinar. And if any one of you have any query about other examination, feel free to contact us through IG or WhatsApp. Once again, thank you to our esteemed speaker for the available time and guidance. This is with this, we come to the end of today's session. Thank you, everyone, and I wish you all the best for your future. Thank you, everyone. थैंक यू वंस अगेन हामिद अली करारी और काका निसार का थैंक यू। ओके, मेरी तरफ से भी कानिसार साहब और आल करगिल स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट साहब, बाकी जितने भी रेस्पेक्टेड एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे वेबिनार्स लेके आने के लिए। और प्लीज जितने भी क्वेश्चंस चैट बॉक्स में ऐसा रहा जिसका आंसर नहीं दिया, बिकॉज टाइम बहुत हो गए हैं, बिकॉज पहले से हमें इनकन्वीनियंस बहुत आया, तो हमारी अक्सर का अलग सा प्लेटफॉर्म है हेल्प डेस्क वाला। उनको वहाँ पे अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स के सहारे से भी आप लोग एग्जीक्यूटिव्स को भी पूछ सकते हैं या हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। हेल्प डेस्क में मैं सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो भेजूंगा, प्लीज़ आप लोग उसको शेयर करिएगा। और इंशाल्लाह हम अगले सेशन में इससे भी बढ़िया चीज़ों के लिए और डेमोस या पूरी कंपल्सरीली और कंप्लीटली जितने भी डेमोस विद रेस्पेक्ट टू टाइम उनका कैलेंडर आएंगे, लेके आएंगे। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, थैंक यू आप सबका थैंक यू।